नमस्कार दोस्तों, BK24 स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे 19 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो में। आपको बता दूं कि इस वीडियो का डिटेल PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप आज की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे करंट अफेयर का कि निम्न में से किस फुटबॉलर को हाल ही में दिल्ली में फुटबॉल रत्न से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि सुनील छेत्री। सुनील छेत्री को फुटबॉल दिल्ली ने जो है पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार दिया है। इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम के हिसाब से भी क्वेश्चन अच्छा है, तो हमको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि फुटबॉल दिल्ली क्लब जो है उसने पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार किसे दिया, तो किसे दिया? सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री भारत की तरफ से कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ जो है खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा जो है इनके गोल हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है। तो जब भी ये रिकॉर्ड बनाते हैं तो उनके बारे में मैं बताता ही हूँ आपको। तो ये 2 पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 83वां नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है अभी, हमको बताना है कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला होगा, यानी कि साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इन्होंने किसको हराकर ये खिताब अपने नाम किया है? तो इन्होंने PB सिंधु को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। याद रखिएगा कि साइना नेहवाल ने चौथी बार ये खिताब अपने नाम किया है। कौन सा? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब। ओके। और अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग में जो है सौरभ वर्मा ने जो है जीत हासिल की, यानी कि सौरभ वर्मा जो है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के जो है विजेता रहे पुरुष वर्ग में। और इन्होंने हराया किसको? इन्होंने लक्ष्य सेन को हराकर ये पदक अपने नाम किया। तो इससे पहले भी ये पदक इनके नाम था। लगातार तीसरी बार जो है सौरभ वर्मा इस खिताब को अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ कहाँ था? तो इसका आयोजन हुआ था गुवाहाटी में, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान होना चाहिए। तो अगर आपसे महिला एकल में पूछा जाएगा तो साइना नेहवाल हो जाएंगी, पुरुष एकल में पूछा जाएगा तो सौरभ वर्मा हो जाएंगे, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था तो इसका आयोजन हुआ था गुवाहाटी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 18 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2016 के लिए निम्न में से किसे टैगोर सद्भाव पुरस्कार प्रदान किया गया। 2016 के लिए टैगोर सद्भाव पुरस्कार किसे दिया गया, ये हमें यहाँ पर से बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि रामवनजी सुतार। रामवनजी सुतार को वर्ष 2016 के लिए टैगोर सद्भाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 18 तारीख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ जो पॉइंट मैंने लिखे हैं ध्यान से एक एक पॉइंट देखिएगा। 2014 के लिए राजकुमार सिंगाजीत सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है 2014 के लिए। 2015 के लिए बांग्लादेश का एक जो है संगठन है जिसका नाम है छायानट, तो इसको जो है ये पुरस्कार दिया गया है, तो आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए। और 2016 के लिए जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, रामवनजी सुतार को दिया गया है। तो आपको 14, 15, 16 किसमें कौन से सन के लिए किसको दिया गया है टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर से मैं आपको बताऊंगा कि किस किस श्रेणी में किस किस कारण से जो है ये पुरस्कार इनको दिए गए हैं। तो राजकुमार सिंगाजीत सिंह की अगर हम बात करें, जिनको कि 2014 के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो इन्होंने मणिपुरी नृत्य के माध्यम से जो है कह सकते हैं एक सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके कारण जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें हम 2016 के लिए, 2015 की मैं आपको बता रहा हूँ अभी, अगर बात करें 2016 के लिए, तो 2016 के लिए रामवनजी सुतार को मूर्ति शिल्प को आगे बढ़ाने और गुजरात में सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा के शिल्पकार के रूप में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। रामजी सुतार भारत के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, और जो आपने देखा होगा कि सबसे ऊंची जो प्रतिमा है सरदार पटेल की, उस मूर्ति को बनाने में भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है।
तो यहाँ पर हो गए हमारे ये चीज़। अब यहाँ पर से एक चीज़ बचता है छायानाट। तो छायानाट बांग्लादेश का एक संगठन है और इसने भारत और बांग्लादेश के बीच में सांस्कृतिक सद्भावना की स्थापना करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से ये पुरस्कार इसे दिया गया है। ठीक है, तो किसको किस कारण से दिया गया है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 18 फरवरी को दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया 18 फरवरी को, ये चीज़ हमें पूछी गई है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में विकलांग पुनर्वास योजना, जो कि दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना है, इसका एक क्षेत्रीय सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ कोलकाता, जो कि है पश्चिम बंगाल में। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। जब एग्जाम में पूछा जाता है तो सीधे सीधे आपको यही क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ दिया जाएगा। अब यहाँ पर से बात होती है कि ये दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना क्या चीज़ है ये। तो जो ये योजना है इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी संस्थाएं स्वयंसेवी संस्थाएं यानी कि एनजीओ विकलांगजनों के पुनर्वास के लिए काम करती हैं, उनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से फाइनेंशियली हेल्प जो है की जाती है उन एनजीओ को जो लोग विकलांग लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। तो उसी का जो है एक कार्यक्रम था, उसी का एक सम्मेलन था जिसका आयोजन किया गया कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी के द्वारा हाल ही में कतर ओपन चैंपियनशिप का खिताब जीता गया। सीधे सीधे हमको बताना है कि कतर ओपन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि एलिस मर्टेंस। ठीक है, एलिस मर्टेंस ने कतर ओपन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। यहाँ पर से मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने किसको हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो इन्होंने सिमोना हालेप को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। याद रखिएगा कि जो एलिस मर्टेंस हैं ये बेल्जियम की खिलाड़ी हैं, और अगर हम बात करें इनकी पूरी इंटरनेशनल रैंकिंग की तो ये 21वें स्थान पे आती हैं। ठीक है, और इन्होंने जिनको हराया है वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, सिमोना हालेप इनको हराया है इन्होंने, और ये तीसरे नंबर की खिलाड़ी हैं दुनिया की। ठीक है, तो इंटरनेशनल रैंकिंग इनकी तीसरी है और बेल्जियम की एलिस मर्टेंस की रैंकिंग 21वीं है। तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है इस कतर ओपन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करके। तो बेल्जियम की रहने वाली हैं। बेल्जियम के बारे में 2 पॉइंट लिखे हैं। राजधानी है यहाँ की ब्रसेल्स और मुद्रा है यूरो। ठीक है, बेल्जियम की। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये दोनों ही पॉइंट अक्सर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में इन्फोसिस द्वारा इंजीनियरिंग छात्रों को शिक्षित करने के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है इन्फोसिस ने जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन छात्रों के लिए। तो हमको बताना है उसका नाम क्या, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। सही आंसर क्या है, इन्फी टीक्यू। ठीक है, इन्फी टीक्यू ये जो है एक ऑनलाइन पोर्टल है और इसके माध्यम से जो है जो इन्फोसिस है वो छात्रों की मदद करना चाहता है, और जिसकी वजह से जो है इसमें बहुत से मतलब तकनीकी हो गए, और एक तरीके से कह सकें कि पूरी तरीके से जो है जो भी इंजीनियरिंग के जो छात्र होंगे उनको इसके माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से बहुत सी एडवाइस दी जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आपको इसका नाम याद रखना है, इस पोर्टल का नाम याद रखिएगा। इस पोर्टल के कुछ स्क्रीनशॉट है जो मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। बाकी आप इन्फी टीक्यू अगर डालेंगे गूगल पे तो आपको इसके बारे में बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। बाकी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए जितना था वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो ये इन्फी टीक्यू है बेसिकली इसका मेन जो उद्देश्य है वो 3rd ईयर और 4th ईयर में जो इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं उनके लिए जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, तो उन्हीं से संबंधित जो है सारी जानकारी इसमें होगी उनको, क्योंकि होता क्या है इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में तो लगभग पूरा इंटर का मिलता जुलता कोर्स होता है अगर फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात करते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ और सब्जेक्ट भी होते हैं उसमें, लेकिन फ़िलहाल में तो इस तरीके से जो है जो 3rd ईयर या 4th ईयर या फिर यानी कि जब इंजीनियरिंग कंप्लीट होने वाली हो तब वो जो है इस पोर्टल की मदद से कुछ ऐसी चीज़ें जान सकते हैं जो उनको जानना ज़रूरी होती हैं नौकरी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, और ये जो पोर्टल है ये बिल्कुल फ्री होगा इन्फोसिस की तरफ से। चलिए इसके बाद यहाँ पर से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि हाल ही में भारत ने पाकिस्तान से आने वाली वस्तुओं पर कितने प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने का फैसला किया है। तो भारत ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाली वस्तुओं पर 200% का जो है सीमा शुल्क लगा दिया है। अब इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी चीज़ें आएंगी
खास करके ड्राई फ्रूट्स और चमड़े के जो चमड़ा होता है वो आता है वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर से पाकिस्तान से जो आयात होता है, यानी कि जो चीज़ें आती हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इससे पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर से ये चीज़ भी बताया था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है पाकिस्तान से वापस ले लिया गया है। तो इसी के बाद जो है ये 200% सीमा शुल्क लगाया गया है पाकिस्तान पे। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की, कि हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैजल इस्माइल, ठीक है। फैजल इस्माइल को नेशनल मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक बड़ी उपलब्धि है इनके लिए और साथ ही साथ हमारे देश के लिए भी, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करें फैजल इस्माइल की, तो ये विश्व व्यापार संगठन के राजदूत और साथ ही साथ व्यापार एवं उद्योग मंत्री के वरिष्ठ सलाहकार के तौर पे भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रशासन आयोग होगा यहाँ पर, आयोग में वर्ष 2015 से 2018 तक के लिए इनको अध्यक्ष चुना गया था और उसके बाद फिर से अभी वर्तमान में इनको 2023 तक के लिए अध्यक्ष चुना गया है और साथ ही साथ इनको बनाया गया है निदेशक। कौन से स्कूल का? दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से हमें जरूर पता होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, और आप लोगों से एक सजेशन चाहता हूँ कि मुझे क्या वीडियो की टाइमिंग चेंज करनी चाहिए। मुझे कई बार जो है कमेंट आते रहते हैं कि टाइमिंग चेंज होनी चाहिए। कल भी एक कमेंट में देख रहा था, मैं रात में 12 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो कितने लोग चाहते हैं कि मॉर्निंग में वीडियो अपलोड की जाए, और अगर मॉर्निंग में की जाए तो किस टाइम की जाए। जब भी आप टाइम बताएंगे और सबसे ज़्यादा टाइम जो होंगे मैं उसी टाइम पे जो है अपनी वीडियो की टाइमिंग सेट कर दूंगा, ठीक है। तो उसी टाइम पे हमारी वीडियो आप तक पहुँचेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर क्रिस गेल ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्रिस गेल साहब ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वनडे मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। हमको बताना है कि ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि वेस्ट इंडीज़ के, ठीक है। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के काफ़ी जो है प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं और अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और 30 मई 2019 को जो इंग्लैंड में जो बेसिकली जो मैच होने वाले हैं, विश्व कप होने वाला है इंग्लैंड में, वो जो है मतलब जो टूर्नामेंट होगा, जो विश्व कप होगा, वो आखिरी मैच होगा, आखिरी वनडे मैच होगा, ठीक है। उसके बाद ये संन्यास ले लेंगे। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रख सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ याद रखिएगा कि क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं और इसके अलावा इनका नाम जो है एक और कह सकते हैं क्रिकेट के इतिहास में एक और रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। वो क्या है? ये वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र कैरेबियाई खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये दोनों पॉइंट हैं, दो के दो अच्छे से याद रख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में सेव द चिल्ड्रेन इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में युद्ध के कारण हर साल कितने बच्चों की मौत हो जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 1 लाख। सेव द चिल्ड्रेन इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है अभी, और उसमें कहा गया है कि दुनिया भर में युद्ध के कारण 1 लाख बच्चों की मौत हो जाती है, ठीक है। युद्ध के कारण मतलब जैसे कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में होता है बॉर्डर पे जो है, इसी तरीके से अगर हम देखें कुछ देशों में तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, अफ़गानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में, ठीक है। तो ऐसी जगह पे जो है सूडान वगैरह में देख लिया जाए तो इस तरीके के जो है क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है मौतें होती हैं। और जो इन्होंने रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा है कि हर साल 1 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। ये जो रिपोर्ट है इसने ये भी बोला है कि अगर हम बात करें 2013 से 2017 के बीच तक, तो यहाँ पर जो है 5.5 लाख बच्चों की मौत हुई है, हम जो कह सकते हैं जो युद्ध होता है उसके कारण, ठीक है। तो इसमें घरेलू युद्ध भी शामिल हैं और साथ ही साथ जो बाहर देशों से युद्ध होते हैं, बाहर देशों से जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो टोटल मिला के जो है ये रिपोर्ट का आकलन यहाँ पर किया गया है। जो बच्चे अफगानिस्तान वगैरह में रहते हैं उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा बताया गया है इस रिपोर्ट में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में किस कवि द्वारा रचित कविता खूनी बैसाखी को 99 साल बाद फिर से प्रकाशित करने का फैसला लिया गया है। खूनी बैसाखी नाम की एक कविता है, हमको बताना है कि ये किसने लिखी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि नानक सिंह, ठीक है। नानक सिंह की एक कविता है
और लगभग 99 साल बाद इसको फिर से प्रकाशित करने का जो है फैसला लिया गया है। याद रखिएगा कि खूनी बैसाखी बेसिकली जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका वर्णन जो है इसमें किया गया है। पूरे जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन एक कविता के रूप में किया है नानक सिंह ने। नानक सिंह बहुत ही ज़्यादा मशहूर पंजाबी लेखक थे, तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो जब 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद 1920 में इन्होंने जो है इसी नाम से खूनी बैसाखी नाम से एक जो है अपनी कविता को प्रकाशित की, लेकिन अंग्रेजों ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया था और अब फाइनली एक बार फिर से इसको जो है दोबारा छापा जा रहा है। अब इसको इंग्लिश वर्जन में छापा जा रहा है। तो पहले इसको जो है पंजाबी भाषा में लिखा गया था, अब इसको इंग्लिश भाषा में भी लिखा जा रहा है। तो दोनों भाषा में कहा जा रहा है कि दोनों भाषाओं में एक साथ आएगी। ठीक है, पंजाबी और इंग्लिश भी। इसके बाद यहाँ पर से ये चीज़ देखिएगा, हाँ ये मैंने आपको बता ही दिया कि कभी जो ये कविता है इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया जा रहा है। चलिए इसके बाद यहाँ पर से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, कि हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा ईरानी कप 2019 का खिताब जीता गया है। ईरानी कप 2019 का खिताब किसने जीता है, ये चीज़ हमें यहाँ पर से बतानी है। सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि विदर्भ ने। विदर्भ ने ईरानी कप 2019 अपने नाम कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि विदर्भ ने रणजीत ट्रॉफी जीती थी इससे पहले, किसको हराकर, सौराष्ट्र को हराकर। अब विदर्भ ने ईरानी कप अपने नाम कर लिया है। ईरानी कप भी भारत में जो है एक मैच का एक टूर्नामेंट है। ठीक है, एक चैंपियनशिप है, और ये जो कप है बेसिकली जो भी टीम जो है रणजी ट्रॉफी जीतती है उस टीम के बीच में और जो अन्य टीमें होती हैं उनके बीच में ये मैच करवाया जाता है ईरानी कप, और इसमें जो है विदर्भ ने जीत हासिल कर ली है लगातार दूसरी बार। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई टूरिस्ट वीज़ा व्यवस्था कितने देशों के लिए लागू की गई है। ई टूरिस्ट वीज़ा व्यवस्था जो है वो 166 देशों के लिए व्यवस्था लागू कर दी है केंद्र सरकार ने। बेसिकली जब इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में, तो मात्र 46 देशों को जो है ई वीज़ा योजना के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन अब इसको विस्तार करके 166 देशों के लिए इस योजना को लागू कर दिया गया है। ये जो योजना है इसमें बहुत सी छूट वगैरह मिलती है, जो जैसे कि मतलब अगर आप ऑनलाइन जो है वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें कई अब जो है छूट दी गई हैं कि आप जो है भारत में 3 महीने से ज़्यादा रुक सकते हैं, और कई चीज़ें प्रावधान इसमें किए गए हैं जो कि पहले नहीं थे। तो आपको सिर्फ यहाँ से याद रखना है कि कितने देशों के लिए जो है इसको लागू किया गया है। चलिए अब बात करते हैं कल के कुछ प्रश्नों की जो मैंने आपसे पूछे थे और उनके आंसर आपको कमेंट करके देने थे। पहला क्वेश्चन था आपके लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 2 था आपके लिए कि 15 फरवरी को भारत ने किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया ही है किससे लिया है, पाकिस्तान से वापस ले लिया है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके लिए यहाँ से कुछ प्रश्न जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रोटोन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर आरंभ हुआ है। पहला प्रोटॉन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर कहाँ आरंभ हुआ है ये बताइएगा मुझे कमेंट करके, दक्षिण पूर्व एशिया का। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में किस राज्य ने गुज्जरों को 5% आरक्षण देने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, गुज्जरों को 5% आरक्षण कहाँ देने का फैसला किया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए और लाइक करिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सपोर्ट इसी तरीके से बना रहेगा। थैंक यू सो मच।